बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम कवि घनानंद के काव्यांश का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरे भाग के अंतर्गत हम प्रेम की पीर के जो उनके कविता हैं उनसे दूसरा और तीसरा जो पद है उसका अध्ययन करेंगे। कवि घनानंद सौंदर्य के चितेरे, प्रेम पथ के पथिक और विरह की दुस्सह वेदना के भुक्तभोगी प्रेमी कवि घनानंद रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके काव्य में सौंदर्य, प्रेम और विरह की अनुभूतियों का सम्यक चित्रण हुआ है और तीनों प्रकार की अनुभूतियों में प्रथम स्थान सौंदर्य का ही है, दूसरा स्थान प्रेम का और तीसरा हम वियोग का मान सकते हैं। किंतु यदि हम पूरे काव्य का सघन अध्ययन करें तो यह सभी चीज़ें आपस में इस तरह से घुली हुई है कि उनका प्रेम वियोग जो है वह पहले सौंदर्य से ही उत्पन्न होता है। प्रेम निराधार कभी भी नहीं होता, इसलिए सौंदर्य उसका आधार माना जाता है। घनानंद के काव्य में भी यही है कि वह अपने प्रेयसी की सुजान के रूप का नशा पाकर अत्यंत मतवाले बन जाते हैं और उनका हृदय सुजान के अद्वितीय सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति सहज ही पैदा नहीं होती, यह अटूट आसक्ति सुजान के अपूर्व रूप की ही उपज है। इसलिए हम घनानंद के काव्य के तीन आधार में सौंदर्य को सबसे प्रथम स्थान देते हैं। घनानंद के सौंदर्य निरूपण में जो सूक्ष्मता, सरसता और आसक्ति की प्रधानता है वह नित्य एक नवीनता की धारणा की भावना को हमारे सामने प्रकट करता है। कवि द्वारा निरूपित सौंदर्य में वासना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी कामुकता या इसके उससे संबंधित विलास के चित्रण नहीं है। वह बाहरी होकर भी अंतर की दीप्ति से आप्त दिखाई देता है। घनानंद ने विरह की अग्नि में दग्ध करने वाली प्रेयसी सुजान के यौवन, अंगलावण्य, मुख छवि, हंसने, बोलने, चलने आदि इन सब का नाना छंदों में अपने विशद रूप से उन्होंने वर्णन किया था। यहाँ पाठ्यपुस्तक में जो आपके घनानंद के जितने भी पद लगे हैं और पूरी तरीके से घनानंद के काव्य का अध्ययन करके देखें तो घनानंद के काव्य में सौंदर्य, प्रेम, वियोग इन सब का ही प्रश्न आपके परीक्षा में किसी न किसी रूप में आता है। उनका प्रेम निरूपण, प्रेम की जो उनकी पद्धति है उनका विवेचन और साथ साथ में उनकी विरह जो भावना है, उनका जो अनुभूति पक्ष है वह पाठ्यपुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम व्यंजना के लौकिक और अलौकिक आधार पर घनानंद की जो प्रेम व्यंजना का स्वरूप है उससे स्पष्टीकरण से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और यही घनानंद के काव्य का भाव पक्ष भी है। इसी को अलग रूप में हम नहीं देख सकते पाठ्यपुस्तक में। अब हम पहले इसका अलग अध्ययन हम पूरा करेंगे पाठ्यपुस्तक में। आज हम तीसरा जो पद है उसको लें पहले। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी ने कुनहारती। सांझ ते भोर लो तारने ताकि वो तारन सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो डीठी परे घनानंद, आंसुन औसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे, आंखिन के मन आरती। इस अवतरण घनानंद के द्वारा रचित इस कवित्व में कवि ने एक अपनी सुजान नामक जो नायिका है या एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो कि प्रीतम की लगातार प्रतीक्षा करती है, परंतु उसके सामने आने पर वह निरंतर आंसुओं के कारण से, वह जो आंसू उसके निरंतर ढलते हैं उसके कारण से वो उसको देख भी नहीं पाती है। भोरते सांझ लो यानी सुबह से शाम तक वह वीरानी नायिका जंगल की ओर देखती रहती है। कानन जंगल को कहते हैं, वह कानन की ओर निहारती है, देखती रहती है। बावरी नेकु न हारती, और वह बावली देखते देखते किसी भी प्रकार से वह हार नहीं रही है, अर्थात वह एक टक अथके लगातार उस पथ को निहार रही है जहाँ उसका प्रीतम जंगल में गया हुआ है। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि प्रीतम कृष्ण जो है वह गोचारण करके जब वन से घर आएंगे इसी लालसा में वन की ओर लगातार निहारती है। तो नायिका राधा, नायिका का कृष्ण के प्रति जो यहाँ घनानंद का प्रेम है वह अप्रत्यक्ष रूप से घनानंद की भक्ति भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार सायंकाल से लेकर सुबह तक सारी रात वह तारों को ताकती रहती है। सांझ ते भोर लो तारिन ताकिबो तारों को ताकती रहती है और पुतलियों से एक टक देखते रहने पर ही तारों को देखना नहीं छोड़ती है। तारनी सो एक तार न टारती, एक टक लगातार पुतलियों से तारों को देखती है, फिर भी वह उसके जो पुतलियां हैं वह नीचे नहीं गिरती है
यदि प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई भी दे जाता है तो उसकी दृष्टि में पड़ता है तो निरंतर आंसुओं को बहाने से वह अवसर भी गंवा देती है। जो कहूँ भाव तो दीठी, यदि उसे थोड़ा बहुत कहीं नजर भी आता है प्रियतम तो निरंतर बहने वाले जो उसके आंसू हैं, परे घनानंद आंसू ने अवसर गाती, जो निरंतर उसके बहने वाले जो आंसू होते हैं वह आंसू के कारण से वह प्रियतम से साक्षात रूप में नहीं मिल पाती है। मिलने का जो अवसर है वह भी उसे गंवा देती है। घनानंद के कहने का तात्पर्य यह है कि अर्शुपात होने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई है, इस कारण से वह प्रीतम को नहीं देख पाती है। कवि घनानंद कहते हैं कि उस वीराणी नायिका की दशा तो बड़ी विचित्र मालूम होती है कि मोहन सोहन जोहन की लगी रहे। प्रीतम कृष्ण को सम्मुख देखने की जो प्रबल लालसा है रखती तो है, लेकिन उसकी आंखें उस ओर लगी रहती हैं, मन में देखने की लालसा उसे सदा बनी रहती है। और आंखें उर आरती, आंखों में सदैव मोहन को, श्री कृष्ण को देखने की जो भावना है वह उसके सदैव मन में बनी रहती है। नायिका के आंसू जो निकल रहे हैं उसके कारण से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और आंसुओं के साथ वह उस अवसर को खो देती है जिस अवसर को वो प्रीतम के लिए सुबह से शाम तक उसको निहारने के लिए एकटक देखती रहती है। यमक अलंकार का प्रयोग इस पद के अंतर्गत हुआ है। अगला जो पद है सोए न सोइबो जागे न जाइबो, और इसका पहले आप वाचन करें। सोए न सोइबो जागे न जाग अनोखे लाग सु आँखें लागे, देखत फूल पे बोल बरी असूल रहे निति ही चित लागे, चटक जान संजीवन मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा गनानन मोमति संग रहे अति खागी। कवि प्रस्तुत यह जो पद है यह सवैया है गणानंद के द्वारा रचित, और इसमें विलक्षण वियोग दशा का वर्णन किया गया है एक विरहिणी नायिका का। जो विरहिणी नायिका है उसके वियोग की जो विलक्षण दशा है, जिसके कारण से सोए न सोइबो जागे न जाग, जिसके कारण से न तो वह सो पाती है और न वह जागते ही उससे बनता है। अर्थात जागते रहना भी उसके लिए संभव नहीं और सोते रहना भी संभव नहीं, ठीक तरीके से दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही है। सोने और जागने के बीच में जो स्थिति रहती है मनुष्य की, है ना, वह स्थिति उस विरहिणी नायिका की है। ऐसी विलक्षण लगन इन आंखों के सोने और जागने के बीच उसकी लग गई है। प्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो गणानंद के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम की जो विलक्षण भावना है अपने नायक प्रीतम के प्रति, उस कारण से उसकी आंखों में सोते जागते नहीं बन रहा है। तब तक ये आंखें प्रीतम को नहीं देख लेती, तब तक प्रफुल्लित ही रहती है, किंतु उसके अभाव में वह भूल का विचार करके हमेशा प्रीतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर नित्य ही वह वेदना से तृप्त रहती है। देखत फूल पे भूल बरी असूल रहे निति ही चित लागी, जब तक ये आंखें प्रीतम को देखती है तब तक तो वह प्रफुल्लित रहती है। देखत फूल पे भूल रही, जब तक वह देखती है तब तक प्रीतम वह प्रफुल्लित रहती है, किंतु उसके अभाव में वह भूल का विचार करके प्रीतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर नित्य ही वेदना जागृत रहती है। वेदना का तीखा अनुभव उन्हें नित्य ही होता रहता है। अनुपम रूपवती तथा अत्यधिक रस से पगी हुई जो मायावनी सुजान की सजीव दायिनी मूर्ति है वह मेरी मति में अत्यंत हमेशा धसी रहती है। जो कहूँ लेखक के अनुसार चेटक जानी संजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागे, यहाँ नायिका सुजान के अनुपम सौंदर्य का एक प्रकार से चित्रण किया गया कि वह मायावनी भी है। चेटक जान संजीवनी, उसकी सजीव मूर्ति जो हमेशा गणानंद के हृदय में धसी रहती है। इस कारण से गणानंद कह रहे हैं कि कौन वियोग दशा गणानंद, यह कैसी वियोग की दशा है कि सुजान की जो जीवनदायिनी मूर्ति है वह तो मेरी बुद्धि में हमेशा धसी रहती है, फिर यह वियोग क्यों है मुझे। बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति हमेशा गणानंद को ध्यान में रखती है, फिर भी वियोग की भावना का गहरा जो अनुभव है वह गणानंद को होता रहता है। यह वियोग की कैसी और कौन सी दशा है। कौन वियोग दशा गणानंद मोमती संग रहे अति खागी, कि संग न रहते हुए भी वह संग में हमेशा विद्यमान रह रहा है। सविया पद जो मैत्री है वह काफ़ी प्रशंसनीय है गणानंद की। गणानंद पूरी तरीके से प्रेम के पीर के कवि हैं और उक्त उत्तर में इस प्रकार के जो दोनों पद हैं
वह आपके लिए परीक्षा में उदाहरण के रूप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई भी जो उत्तर लिखे आप घनानंद के प्रेम की पीर का कवि हैं, या घनानंद ने जो सौंदर्य देखा, जो प्रेम किया, अंत में विरह की जो दुस्सह वेदना भोगी, इन सब के उत्तर में मूल रूप से इस प्रकार के पद काम आएंगे। तो उदाहरण आप हमेशा दें, चाहे एक पंक्ति का ही दें, लेकिन आपको उदाहरण अवश्य देने होंगे अपने उत्तर में घनानंद की प्रेम की पीड़ा, उनकी वियोगजन्य व्यथा के।